जितने भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबको मुझे लगता है मोटिवेशन से बचना चाहिए। मोटिवेट नहीं, लोग पंप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और उसकी जगह पर कोई और चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए, और वो है रिस्क। कि हम जो भी करते हैं उसमें सक्सेसफुल होने के प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, और उसमें हम कितना बड़ा रिस्क लें। अभी कुछ दिन पहले सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही अच्छा केस डिस्कस किया, जिसमें एक तरफ एक कंपनी ने, मतलब मोटोरोला ने एक फ़ोन लॉन्च किया था। जब सेलुलर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आने वाले थे शुरुआत में, उससे पहले उसका नाम था इरिडियम। इरिडियम फ़ोन खूब बड़े बड़े फ़ोन थे, और जब मार्केट में लॉन्च हुए थे तो 1.5 या 2 लाख रुपए का एक फ़ोन होता था। उस समय सेल फ़ोन नहीं आते थे, और कॉल कॉस्ट थी करीब 200 से 600 रुपये पर मिनट। तो पहला, और उसके लिए क्योंकि इतना सब महंगा इसलिए था बिकॉज उस फ़ोन से बात करना हो तो आपको सैटेलाइट से कनेक्शन होता था। तो ये जब लॉन्च हुआ था तो इसको पहले इस प्रोडक्ट को बनाने में, फिर इसको लॉन्च करने में करीब 15 सालों में 7, 8 या 10 हज़ार डॉलर, 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। और फिर जब ये लॉन्च हुआ, उसी के एक आध साल के अंदर अंदर जब वो लॉन्च हुआ, उसी के साथ साथ ही सेलुलर टेक्नोलॉजी आ गई थी, जो कि बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है, जिसमें खंबे लगे और तार लगते थे, बस इसी से ही बात हो जाती थी। तो सेलुलर टेक्नोलॉजी ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इरिडियम को, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। हज़ारों करोड़ रुपए ख़त्म हो गए, और मोटोरोला फिर बाद में ठीक से रिवाइव कर नहीं पाई। उसकी वजह से बहुत दिनों तक लॉस में रही। और ये जो इरिडियम प्रोडक्ट था वो तो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब दसियों हज़ारों लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई। और वहीं पर एक कॉन्ट्रास्ट में एक कंपनी थी टेक्सास इंडस्ट्रीज, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स करके। उसने बहुत बहुत पैसे कमाए, लेकिन एक सही तरीके से रिस्क लेकर के। उसने क्या किया, एक नया टेक्नोलॉजी मिला था, उसका नाम था DSP, डिजिटल सेंसिंग प्रोसेसर, ऐसा कुछ नाम था। तो उनको पता नहीं था इसको यूज़ क्या करना है। वो क्या करता था, जो भी हम आवाज़ बोलते हैं उसको वो डिजिटल फॉर्म में बना करके स्टोर करता था। तो उन्होंने पहली बार इसको बच्चों के गेम में डाला कि बच्चे कुछ बोलते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड करके टाइप कर देता है, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया था। बाद में उन्होंने और जगहों पर इसका चिप टाइप का था, उसको यूज़ किया, मॉडेम्स में यूज़ किया, इंटरनेट में यूज़ किया। करते करते फिर उनको 1 करोड़ रुपए लगाया था शुरू में इसमें। और कंपनी बहुत बड़ी थी, कंपनी मतलब होगी करीब 100-150 करोड़ की कंपनी होगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कंपनी 100-150 करोड़ की होगी बिकॉज जितना पैसा इसको बनाने में लगाया था वो 1% से भी कम था कंपनी का रेवेन्यू से। और वहीं पर इरिडियम जो था, जितना उनका रेवेन्यू था उससे भी ज़्यादा पैसा लगा दिया था उस प्रोडक्ट को बनाने में, इसलिए बैंकरप्ट हो गई। और इस प्रोडक्ट को, DSP को जब बनाया था लोगों ने, 1 करोड़ रुपये लगाए, फिर कुछ दिनों में उससे 2-3 साल में या 4 साल में 40 करोड़ रुपये आ गए। तब उसको थोड़ा सा और रेवेन्यू पैसा लगा दिया उसमें, उसकी यूनिट बढ़ा दी, कुछ लोगों को और डाला उसमें। इसको बोलते हैं एम्पेरिकल प्रूफ कि कोई भी प्रोडक्ट आपका मार्केट में सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। फिर उसको एक दिन DSP के लिए नोकिया ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट को करीब 2.2 मिलियन पीसेस के ऑर्डर दिए। मतलब 22 करोड़ मोबाइल नोकिया बना रहा था जिसमें DSP लगता। तब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने डिसाइड किया कि अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई DSP का नाम ले, इस पर्टिकुलर मशीन का नाम ले, तो हमारा नाम ले। ऐसे वॉकमैन जानते हैं क्या होता है आपको? वॉकमैन क्या होता है? कान में एक्चुअली वॉकमैन पुराने ज़माने में हम लोग कान में लगाकर कैसेट प्लेयर सुनते थे। आईपॉड क्या होता है? ये आईपॉड एक्चुअली एप्पल का ब्रांड है आईपॉड, वैसे तो MP3 प्लेयर है आईपॉड। तो ऐसे ये लोग चाहते थे कि DSP वाले, टेक्सास वाले, कि जब भी कहीं पर भी, जैसे इंटेल क्या है, इंटेल प्रोसेसर जानते हैं क्या है? एक प्रोसेसर है, कंप्यूटर में लगता है, लेकिन इंटेल और प्रोसेसर एक ही नाम से लोग ज़्यादातर जानते हैं। तो सबसे मार्केट में डोमिनेट करता है इंटेल प्रोसेसर। ऐसे ये लोग बोल रहे थे कि हमको बनना है ये चीज़, DSP यानी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। तब उन्होंने अपनी कंपनी को पूरी तरह से पूरा रिसोर्सेज लगा के DSP में ही बनाया, और $8 बिलियन का मार्केट बना था ये DSP का। उसमें से 50% का मार्केट शेयर इनको था।
तो ये दो तरीके से दिखाया गया है कि एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है एक ही चीज़ को और वो कर पाता है नहीं कर पाता है, बहुत बड़ा दाव होता है। और दूसरी जगह पर अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको ढेर सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेने हैं, एफर्ट्स लेने हैं और उसमें अपने आप को एम्पिरिकली चेक करते हुए कि क्या ये सक्सेसफुल हो रहा है, उसी हिसाब से आपको अपने एफर्ट्स लगाने। उसके बाद लेकिन इसके बाद भी कहानी सिंपल साफ नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ना क्या स्टेप लेना है, कौन सा बिज़नेस करना है, नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, ये सब चीज़ें बहुत क्लियर नहीं आती हैं। कभी किसी से कुछ सजेशन मिलता है, कहीं हम कुछ अपने आप सोचते हैं, कहीं किताब में लिखता है कि नहीं तुम्हें जॉब करनी चाहिए, कहीं कोई कहता है कि नहीं तुम्हें बिज़नेस करना चाहिए, और ख़ुद भी ढेर सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो एम्पिरिकली अपने आप को प्रूव करना है। एम्पिरिकली मतलब समझते हैं, एक एक स्टेप ट्राई करके उसका रिजल्ट देख करके। मैं चाहता हूँ अभी आगे नासा का एक बहुत बड़ा केस है। केस नासा मतलब गवर्नमेंट, नासा मतलब दुनिया में सबसे पढ़े लिखे लोग। तो उन्होंने इस चीज़ को कैसे समझा। जिम कॉलिंस बोल रहे हैं, नाउ यू माइट थिंक ओके सो डोंट इग्नोर द एविडेंस, कि कभी भी एविडेंस, जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो एविडेंस को इग्नोर मत करो। कभी डाटा जब आपको मिला किसी चीज़ में तो आप उसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है प्रॉफिट नहीं है तो मत करो, आपको लगता है फ़ायदा हो रहा है तो उस तरफ बढ़ो। यही तो आप कह रहे हैं। जस्ट डोंट लॉन्च इरिडियम व्हेन द डाटा इज सो क्लियर। अगर डाटा साफ है कि इरिडियम जैसे ब्रांच या ब्रांड नहीं सक्सेसफुल होंगे मार्केट में तो लॉन्च मत करो। बट लाइफ डजंट ऑलवेज, ये मैं चाहता हूँ ध्यान से सेंटेंस सुनिए। ये सेंटेंस बहुत हेल्प करेगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे बिजनेस में चाहे जॉब में। लाइफ डजंट ऑलवेज प्रेजेंट फैक्ट्स विथ स्टार्क क्लैरिटी। लाइफ में फैक्ट्स, सच्चाई कभी भी एकदम साफ साफ नहीं आती, क्लैरिटी की तरह नहीं आती। द सिचुएशंस कैन बी कंफ्यूजिंग। जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है कंफ्यूजिंग हो सकती है, नॉइजी हो सकती है, अनक्लियर हो सकती है। ओपन टू इंटरप्रिटेशन, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। हम तो इसमें तो ये कर सकते थे, हमने इसकी जगह तो ये कर दिया होता, जब बाद में हम इसके बारे में सोचते हैं तो। And in fact, the greatest danger comes not in ignoring and unassailable facts. और सबसे बड़े जो खतरे आते हैं वो फैक्ट्स को इग्नोर करने में नहीं आते, बट misinterpreting ambiguous data in situations when you face severe or catastrophic consequences if the ambiguity resolves itself in a way that's not in your favor. Ambiguity मतलब होता है क्लियर नहीं होना। Ambiguity मतलब वेग। इसलिए मैं कहता हूँ, आज मुझसे एक बच्चे से बात हो रही थी, बोलते हैं सर इतने ढेर सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, मैगजीन, मतलब हम लोग इतना नॉलेज इकट्ठा करते हैं लेकिन उससे हमको समझ में क्यों नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इन सब चीज़ों में एम्बिग्यूटी होती है। कभी भी न्यूज़पेपर, यूट्यूब, इंटरनेट आपको एम्बिग्यूटी से खाली नहीं कर पाएगा। एम्बिग्यूटी मतलब कन्फ्यूज्ड। एक ही चीज़ पर आप जब कुछ जानना चाहेंगे कि वो सही है कि गलत, एक आदमी कहेगा एकदम सही, एक आदमी कहेगा एकदम गलत, तो किसको माने? एक आदमी कहेगा बिजनेस करना चाहिए, एक आदमी कहेगा नहीं बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक है, तो किसको समझें? इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। तो दिक्कत इसमें नहीं आती है कि एम्बिग्यूटी इग्नोर करें कि ना करें, दिक्कत यह है कि हम उसको इंटरप्रेट कैसे करें। हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जब भी हम अपने करियर, अपने लाइफ को लेकर चलते हैं। इसको दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा केस, और इसको बहुत अच्छे से समझाया है, इसका समरी दिया है जिसने भी ये बताया है कि हमको जब भी रिस्क लें लाइफ में। आज मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर मुझे MBBS की तैयारी करनी है तो कौन सा स्टेट या कौन सा जगह मुझे रह करके तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने उसको 2-3 चीज़ें बताई। सबसे पहले तो बताया कि खाली MBBS की तैयारी नहीं करनी, MBBS और उसके नीचे की 2-3 एग्ज़ाम और उसके ऊपर की भी 2-3 एग्ज़ाम। और मैंने क्यों बताया मैं बताऊंगा आपको। इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ बिकॉज उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है। ऑन द आफ्टरनून ऑफ जनवरी 27, 1986, काफ़ी साल पहले ना, 86 में आप लोग पैदा हुए थे? नहीं ना, मैं तो हो चुका था। अ नासा मैनेजर कॉन्टैक्टेड engineers एट मॉर्टन थियोकॉल। नासा के जो एयरक्राफ्ट जाते थे, एयरक्राफ्ट नहीं सॉरी, स्पेसशिप्स जाते थे तो उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह बनते थे। जापान में एक पार्ट बनता था, तो जापान की कंपनी को इन्होंने कांटेक्ट किया दोपहर को। अ सब कॉन्ट्रैक्टर दैट प्रोवाइडेड रॉकेट मोटर्स टू नासा, उन्होंने रॉकेट का मोटर्स बना के नासा को भेजा था। द फोरकास्ट फॉर द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा वेयर द स्पेस शटल चैलेंजर सैट इन प्रिपरेशन फॉर स्केड्यूल्ड लॉन्च द नेक्स्ट डे।
चैलेंजर नाम का एक स्पेस शटल लॉन्च होने वाला था, और फोरकास्ट जो था टेम्परेचर का उस समय वो था विल बी इन 20s ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ 28th। जिस दिन लॉन्च होने वाला था उस दिन टेम्परेचर 20 डिग्रीज के आसपास रहने वाला था, मतलब काफ़ी ठंडा रहने वाला था। विथ द लॉन्च टाइम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड टू रिमेन बिलो 30 डिग्री, और जिस समय लॉन्च होगा उस समय तो टेम्परेचर 30 डिग्री के नीचे ही रहेगा। और मैंने आजकल देखा, जब से हम लोग बारिश और इसके बारे में देख रहे हैं, तो जो वो लोग फोरकास्ट करते हैं यूजुअली उसके आसपास ही चीज़ें होती भी हैं। अच्छा, The NASA manager asked the Morton Thiokol engineers to consider the effect of cold weather on solid rocket motors. उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा ठंडी में हमने रॉकेट लॉन्च किया तो उसका हमारी मोटर पे क्या असर पड़ेगा। And the engineers quickly assembled to discuss the specific component called O-ring. और उन्होंने फिर डिस्कस करना शुरू कर दिया, जो सबसे एक खास चीज़ था उसका नाम था O-ring, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा टेम्परेचर का। When the rocket fuel ignites, जब रॉकेट का टेम्परेचर बढ़ता है, उसमें आग लगती है, तो रॉकेट रबर लाइक ओ रिंग सील्स द जॉइंट। तो जितने भी जॉइंट होते हैं वो ओ रिंग उसको सील कर देता है पिघल करके। इट इज़ लाइक अ पुट्टी इन अ क्रैक। नहीं, जैसे कारपेंटर लोग नहीं भरते हैं, जहाँ जहाँ क्रैक होता है उसको पुट्टी से भरते हैं, पुट्टी पता है ना, पेस्ट टाइप का। अगेंस्ट सीयरिंग हॉट गैसेज दैट इफ अनकंट्रोल्ड कुड कॉज द कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन, क्योंकि अगर वो क्रैक सील नहीं हुआ तो उसे रॉकेट ब्लास्ट हो सकता है। द लोएस्ट टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज टेम्परेचर का एक खेल था पूरा का पूरा, और इस चीज़ को इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अरबों रुपए लगा करके रॉकेट बनाया है, लॉन्च करने वाले हैं। तो जो लोएस्ट टेम्परेचर इन ऑल 24 प्रीवियस शटल लॉन्चेस हैड बीन 53 डिग्रीज। जो पहले जितने भी लॉन्च हुए हैं सब में 53 डिग्री, 50 से 3 डिग्री ऊपर रहा है। मोर देन 20 डिग्रीज अबव द फोरकास्ट ऑफ द नेक्स्ट डेज शेड्यूल लॉन्च। जो लॉन्च होने वाला था उससे काफ़ी गर्म, और जो अभी लॉन्च होने वाला है वो काफ़ी ठंडा है। एंड द इंजीनियर्स हैड नो कंक्लूसिव डाटा अबाउट व्हाट वुड हैपन टू ओ रिंग एट 25 और 30 डिग्रीज। तो जिस टेम्परेचर पे ये लॉन्च करने वाले हैं उस पे ये ओ रिंग कैसे बिहेव करता है हमको पता नहीं है। ये उस समय की सिचुएशन थी। दे हैड सम आइडिया टू सजेस्ट दैट कोल्डर टेम्परेचर हार्डन्स ओ रिंग। कुछ लगता आइडिया था, गेस था उनका कि अगर ठंडे में हमने लॉन्च किया तो जो ओ रिंग है वो हार्ड हो जाएगा, वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, तो जाकर के सील नहीं कर पाएगा जहाँ पर क्रैक्स हैं। एंड देयर बाई इंक्रीजिंग द टाइम दे वुड टेक टू सील। तो जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा सील करने में। तो इसको एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहे हैं, थिंक ऑफ इट लाइक अ फ्रोजन रबर। फ्रिज में आप रबर रख दीजिए तो रबर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। in your freezer contrasted with the same rubber at the room temperature and how it becomes much less malleable. रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा malleable होता है, उसी को फ्रिज में रख दीजिए तो बहुत हार्ड हो जाता है। ऐसे ही The engineers discussed their initial concern and scheduled a teleconference with 34 people from NASA and Morton Thiokol at 8:15 PM Eastern. दोपहर को बात शुरू हुई थी, शाम को फिर से शेड्यूल फिक्स किया कि हम फिर से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अब फिर से बात शुरू हुई। द टेलीकॉन्फ्रेंस बिगैन विथ नियरली एन आवर डिस्कशन। 1 घंटे तक बात होती रही, लीडिंग अप टू मॉर्टन थियोकॉल्स इंजीनियरिंग कंक्लूजन दैट इट कुड नॉट रिकमेंड लॉन्च बिलो 53 डिग्रीज। जापान ने कहा कि ना, हम नहीं आपको अलाउ कर सकते कि उसके नीचे हम परमिशन नहीं दे पाएंगे। नासा इंजीनियर्स पॉइंटेड आउट दैट द डाटा वर कन्फ्लिक्टिंग। इंजीनियर्स ने नासा की तरफ से बोला, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि नहीं अलाउ करेंगे, आपका जो डाटा दिया है वो क्लियर नहीं, कन्फ्लिक्टिंग है एंड इनकन्क्लूसिव, और साफ नहीं है। यस, द डाटा क्लियरली शोड ओ रिंग डैमेज ऑन लॉन्चेस बिलो 60 डिग्रीज। ये चीज़ साफ था कि अगर 60 डिग्रीज के नीचे भी बनाया तो भी ओ रिंग खराब हो जाता है। बट द डाटा ऑल्सो शोड ओ रिंग डैमेज ऑन 75 डिग्रीज लॉन्च। लेकिन कभी कभी तो 75 जो बहुत गर्म पर लॉन्च किया तब भी तो डैमेज हो रहा था। अब क्या हो गया पता है क्या हो रहा है? इधर से नासा की तरफ से ये लोग बोल रहे हैं कि आपने कभी कभी 75 पर भी ओ रिंग खराब हुआ है और कभी कभी 60 पर भी खराब हुआ है। दे डिड हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा देयर। हाँ सही बात है, बहुत सी जो डाटा थी कन्फ्लिक्टिंग थी। रिफ्लेक्टेड द नासा इंजीनियर्स, आई कांट एम्फेसाइज दैट इनफ। क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है, आप जितना भी क्लियरली बोल रहे हो कि नहीं हम 20 डिग्री पर 30 डिग्री पर लॉन्च नहीं अलाउ करेंगे, तो ये कैसे बोल सकते हो तुम? Adding further confusion, Morton Thiokol hadn't challenged on previous flights that had projected launch temperature below 53, none close to the 20s to be sure, but lower than now stated 53 degrees mark, and which appeared inconsistent with their current recommendation.
और पहले बोल रहे हैं कि पहले जो हमारे लॉन्चेस थे उसमें तो कभी तुमने मना नहीं किया, आज पहली बार मना कर रहे हो, क्यों? एंड इवन इफ द फर्स्ट ओरिंग फेल्स, और फिर भी अगर फर्स्ट ओरिंग फेल हो गया तो सेकेंड ओरिंग उनके पास था जो कि अपना काम करेगा। हमारे पास बैकअप भी था। इस चीज़ के ऊपर एक किताब लिखी गई है, मैंने इस किताब को भी खोजा तो हज़ारों रुपए की किताब थी इसलिए मैंने खरीदा नहीं। उसका नाम है द चैलेंजर लॉन्च डिसीजन। इन हर अथॉरिटेटिव बुक द चैलेंजर लॉन्च डिसीजन सोशियोलॉजिस्ट उन्होंने जानकारी डायना वैगॉन डिमोलिश करती हैं द मिथ दैट नासा मैनेजर्स इग्नोर्ड अनअसाइलेबल डाटा एंड लॉन्च्ड अ मिशन एब्सोल्युटली नोन टू बी अनसेफ। उन्होंने लिखा है कि उनको मिशन अनसेफ था जो लॉन्च किया था, फिर भी उन्होंने लॉन्च किया। द फैक्ट दैट कन्वर्सेशन ऑन इवनिंग बिफोर द लॉन्च रिफ्लेक्टेड कंफ्यूजन एंड शिफ्टिंग व्यूज ऑफ अ पार्टिसिपेंट। इस पूरी बातचीत में जो दोपहर से लेकर के शाम तक हुई, इसमें लॉन्च करने का जो डिसीजन था उसमें एक बहुत बड़ी शिफ्ट हो गई थी। इन फैक्ट द कन्वर्सेशन ऑन इवनिंग बिफोर लॉन्च रिफ्लेक्टेड कंफ्यूजन। माई गॉड, एक बंदे ने कहा था, नासा के मैनेजर ने, माई गॉड थियोकॉल, व्हेन डू यू वांट मी टू लॉन्च? नेक्स्ट अप्रैल? तुम कब चाहते हो हम अगले अप्रैल में लॉन्च करें, एक महीने बाद? बट एट अनदर पॉइंट ऑन द सेम इवनिंग नासा मैनेजर्स एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशंस अबाउट लॉन्च। और एक टाइम पर उन्होंने ये भी कहा कि यार लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सेफ है कि नहीं। A lead NASA engineer pleaded with his people not to let him make a mistake and stated, I will not agree to launch against the contractor's recommendation. उसने कहा ना, जब तक हमारे कॉन्ट्रैक्टर जापान वाले रिकमेंड नहीं करते हैं तब तक मैं इस स्पेसशिप को लॉन्च नहीं करूंगा। The deliberations lasted for nearly 3 hours. मुझे डेलिब्रेशन मतलब बातचीत। आप लो, जब मैं पढ़ रहा हूँ ना आपके सामने, मुझे बम्बई की याद आ रही है। एक बार हमारे घर में एक भैया थे, अपने घर को छोड़कर हमारे घर में आ गए थे। मैं उस समय रहा हूँगा शायद 9th या 10th में था, आप लोगों की उम्र का। और घर में पीछे उनको लोग समझा रहे थे और वो अपनी बातें बेचारे परेशान होकर सुन रहे थे। ये बातचीत चली 3-4 घंटे। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया था कौन सही है, भैया सही हैं कि माँ बाप सही हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बता सकता हूँ, किसी भी बात में जब 3-4 घंटे लगता है समझाने में, तो समझाने वाले हैं वो गलत है। कि जो चीज़ क्लियर है उसको 3-4 घंटे नहीं लगता समझाने में, वो क्लियर होती है, उसको समझाना नहीं पड़ता। तो डिलिब्रेशन चली है 3-4 घंटे। द डाटा एनालिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक फेमस बंदा है, इसको ज़रूर पढ़ेंगे हम लोग, खोजेंगे इस किताब को। उनका नाम है एडवर्ड टॉफ्टे। वो डाटा जो भी मिलता है ना उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये वो काम करते हैं। शोज इन हर बुक विजुअल एक्सप्लेनेशंस, एक बुक है जिसमें विजुअली कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करें। उन्होंने कहा दैट इफ इंजीनियर्स हैड प्लॉटेड द डाटा पॉइंट इन कंपाइलिंग ग्राफ, अगर नंबर्स के बजाय ग्राफ के फॉर्म में उस डाटा को कंपाइल किया गया होता, दे माइट हैव सीन अ क्लियर ट्रेंड लाइन। उनको दिख गया होता कि कहाँ पर खतरा है कहाँ पर नहीं, साफ साफ एक पिक्चर के फॉर्म में। Every launch below 66 degrees shows evidence of O-ring damage. जितनी भी 66 के नीचे लॉन्च हुए हैं उसमें डैमेज हुआ है O-ring का। But no one laid out the data in a clear, convincing visual manner. किसी ने भी साफ साफ विजुअल मैनर में इस चीज़ को बनाकर रखा नहीं। And the trend towards increased danger in colder temperature remained obscured throughout the late night conference debate. इस डिबेट में ये चीज़ खतरा रहा है पूरे टाइम और किसी को पता नहीं रहा कि वो खतरा है। Summing up, the O-ring task force chair noted, we just have enough conclusive data. We just don't have enough conclusive data to convince anyone. बोलते हैं ना आपको हम कन्विंस कर सकते हैं ना आप हमें कन्विंस कर सकते हैं, क्लियर नहीं है कि कौन सही है। ये चीज़ फाइनली उस डिबेट का आंसर मिला है। लेकिन जिम कॉलिंस बोल रहे हैं कन्विंस एनीवन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, किस चीज़ को कन्विंस करने के लिए। माँ बाप भी जब हमसे चाहते हैं, हम अपने आप से चाहते हैं कि हम कन्विंस हो जाएं, तो क्या चाहते हैं? डू वी वांट सक्सेस और डू वी वांट टू सर्वाइव? देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सर्वाइवल। मज़ा नहीं आता खाली सर्वाइव करने में, सक्सेस चाहिए। सक्सेस मैंने इसके लिए नया नाम दिया है, मतलब नया एग्जाम्पल दिया है, एलिगोरी बोलते थे ना, एलिगोरी एग्जाम्पल्स। हम लोग गए थे अभी घूमने के लिए रिसोर्ट में, तो मैंने वहाँ देखा कि ढेर सारे अलग टाइप के खाना था।
8-10 सब्जियाँ, उधर केक्स, और स्वीट डिश भी 4-5 टाइप के होते थे। एक तरफ मूंग दाल का हलवा, एक तरफ पेस्ट्री, एक तरफ केक, एक तरफ पुडिंग, 4-5। और इन सबको अगर मैं ज़रा सा भी खाया मैंने, मतलब 2-3 दिन से खा ही रहा था, तो मेरा पेट दुखता था। तो मैं खाता क्यों था? स्वाद के लिए। सक्सेस केवल स्वाद की चीज़ है, कुछ सेकंड की चीज़ है, उसको झेलना बड़ा काम है, और तुम पेट में पचा पाना वो बड़ा काम है। अगर किसी ने आपको बोल दिया अरे वाह तुम तो फर्स्ट आ गए, तो उस 1 सेकंड के फर्स्ट के चक्कर में ज़िंदगी पिट जाती है, फिर बचा नहीं पाते हम लोग। लेकिन फिर भी सक्सेस चाहिए हमको। वी हैव टू रियली आस्क, डू वी वांट टू सर्वाइव और वी वांट टू सक्सीड? कन्विंस एनीवन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, दैट इज द क्रक्स ऑफ मैटर। यही पूरी चीज का क्रक्स है, अगर आप समझना चाहते हैं तो। Somehow in all the dialogue the decision frame had turned 180 degree. डिसीजन जिस चीज को लेना था वो 180 डिग्री उल्टा हो चुका था। इंस्टेड ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन, बजाय क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करने के, कैन यू प्रूव दैट इट इज सेफ टू लॉन्च। डिस्कस तो यही कर रहे थे ना कि क्या अगर हम इस टेम्परेचर पे स्पेस शटल को लॉन्च करें तो सेफ है। क्वेश्चन क्या हो गया था, हैड ट्रेडिशनली, जो कि पहले यही सवाल पूछा जाता था हमेशा, बदल करके कैन यू प्रूव दैट इट इज अनसेफ टू लॉन्च। क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि अगर कल इसको लॉन्च किया तो अनसेफ है। इसको मैं हम लोगों की जिंदगी में ऐसे बोलूंगा, कैन यू प्रूव इट इज सेफ टू डू अ बिजनेस। एक ही क्वेश्चन है। और दूसरा, कैन यू प्रूव दैट इट इज अनसेफ टू डू बिजनेस। अनसेफ या सेफ कौन या कब। अगर मैं हूं, आज आपके सामने बैठा हूं, मैं अगले कोई भी बिजनेस चालू करूं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस आई कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 5 years। लेकिन अगर आप चालू करें बिजनेस जिस आपकी पॉकेट के हिसाब से, अगले 5 दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इज इट सेफ फॉर यू और नॉट। इसके बजाय हो गया इज इट सेफ, कैन यू प्रूव दैट इट इज नॉट सेफ। जैसे हमारे पेरेंट्स यही बोलते हैं, क्या बात है करके देखो, किसने कहा नहीं हो पाएगा, करो। हम अपने सर्वाइवल के बारे में सोच ही नहीं पाते कि हम कैसे जाकर के अपना 1 दिन वहाँ सर्वाइव करेंगे, 2 दिन सर्वाइव करेंगे, 3 दिन सर्वाइव करेंगे। उस मामले में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है पिछले 2-3 सालों में। इन्होंने अपने कुछ व्यसन बनाए हैं, कुछ एडिक्शंस बनाए हैं, कृष्णमूर्ति या किताबें। मुझसे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हम किताब नहीं पढ़ पाते। हम लोगों ने पिछले 3 साल में मिल करके, हम चारों ने मिल करके कम से कम छोटी सी तो हैबिट बना ली कि हम किताब पढ़ना चाहते हैं। किताब पढ़ने की एक हैबिट होती है, पता है आपको। अगर आपने एक किताब पढ़ी है कितने दिनों में, पिछले महीने भर में, स्कूल के लिए नहीं पढ़ी, खुद के लिए पढ़ी, आपने 1 महीने तक अपने आप को सर्वाइव कराया है किसी भी तरीके से। आप बोल रहे थे ना, उस दिन मैसेज आया था आपका, सर बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत दुखी हो गए, मुझे फटाफट जेनोगा भेजिए। जेनोगा भेजिए मतलब पढ़ेंगे तभी तो भेजिए। और जो बाकी बच्चे किताब ही नहीं पढ़ रहे हैं, उनका माइंड यहाँ से वहाँ जा रहा है, खाली यही थॉट चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। इफ दे हैडंट मेड that all the important shift of data had been absolutely definitive, the challenger very likely would have remained in the launch pad until later that day. उन्होंने अगर डिसाइड ये किया होता कि सेफ है कि नहीं है, ये डिसाइड किया होता, तब वो रहता वहाँ पर। After all, the downside of a disaster so totally dwarfed the downside of waiting few hours. कॉन्ट्रास्ट में क्या था, एक तरफ ये था कि हम कुछ घंटे या कुछ दिन वेट कर लें, ये था डाउनसाइड, और दूसरी तरफ डाउनसाइड क्या था कि अगर हमने तुरंत लॉन्च किया तो खत्म हो सकता है लॉन्च, मतलब अरबों डॉलर का स्पेसशिप ब्लास्ट हो सकता है। कोई भी नॉर्मल आदमी खतरे में नहीं डाल देगा यार। जितने भी पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, वो ये तो नहीं चाहते कि हमारा बेटा मर जाए, सुसाइड कर ले। लेकिन कितने बच्चे जाते हैं सुसाइड करने, कितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, और उन्हीं की वजह से वो बच्चे या हम। Unable to prove beyond reasonable doubts that is it was unsafe to launch, ये चीज़ हम प्रूव नहीं कर पाए थे वो लोग। Morton Thiokol reversed its stance, पहले कह रहे थे जापान वाले कि नहीं लॉन्च नहीं करा सकते, उन्होंने अपनी इस बहस में, इस आर्ग्यूमेंट में अपनी बातचीत उल्टी कर दी, उन्होंने अपना डिसीजन उल्टा कर दिया। एंड दे गेव अ यस टू लॉन्च। तो ठीक है, जब डाटा क्लियर नहीं है तो कर लो लॉन्च। At 11:38 next morning, in 36 degree temperature, an O-ring failed upon ignition. O-ring fail हो गया। And 73 seconds later,
करीब डेढ़ मिनट, सवा मिनट बाद चैलेंजर एक्सप्लोडेड इनटू अ फायर बॉल। 7 लोग उसमें, 7 क्रू मेंबर्स पेरिश्ड एज रेमिनेंट्स ऑफ चैलेंजर फेल 9 माइल्स इनटू ओशन। खत्म हो गया जाके ओशन में वो अरबों डॉलर का, और 7 आदमी मर गए। कोई भी समझदार आदमी इस चीज को करता, और उसी ओरिंग की वजह से फेल हुआ ये। चैलेंजर स्टोरी हाईलाइट्स अ की लेसन, बहुत जरूरी लेसन इससे हमको मिलेगा। जब भी आप फेस कर रहे हैं इरिवर्सिबल डिसीजंस, इरिवर्सिबल मतलब इसको आप वापस नहीं कर सकते, कोई मर गया तो आप वापस नहीं ला सकते, दैट हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जिसका बहुत बड़े खतरे हैं, ऑफ दे गो एवरे, what we might call launch decisions, the case for launch should require a preponderance of empirical evidence that is it's safe to do। पहले प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इस चीज को करना सेफ है। अभी इसको समझाया है, बहुत आसान से समझाया है, इसको समझ जाएंगे आप। बिल गॉरे ने समझाया है, जिन्होंने WL गॉरे एंड एसोसिएट्स बनाया था, इस कॉन्सेप्ट को बनाने समझाया है। He helped to make a concept for decision making and risk taking, और इसका नाम दिया है टेकिंग रिस्क बिलो वाटर लाइन। बहुत साल पहले हमने इसको पढ़ा था। जब भी रिस्क लेना हो तो बिलो द वाटर लाइन नहीं लेना है। बिलो द वाटर लाइन मतलब थिंक ऑफ बीइंग ऑन अ शिप, एक शिप पे आप बैठे हैं, एंड इमेजिन दैट दे एनी डिसीजंस गॉन बैड विल ब्लो द होल इनसाइड द शिप। अगर आपने शिप पर कोई भी ऐसा डिसीजन लिया कि उससे होल होगा बड़ा सा शिप पे, तो कहाँ लें आप? वेयर द शिप वोंट टेक ऑन वाटर एंड पॉसिबली सिंक। 2 जगह पर है, शिप में 2 जगह होती है, एक तो पानी का लेवल के ऊपर और एक पानी का लेवल का नीचे। ऊपर अगर ब्लो किया तो आप उसको भर सकते हैं, टाइम है आपके पास, पानी नहीं घुस रहा है आपको शिप में। और अगर नीचे ब्लो किया तो उसको आप भर नहीं सकते टाइमली, और आपकी शिप डूब सकती है। इसलिए जब भी आपको कोई रिस्क लेना हो बिजनेस का या लाइफ का, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो डिसीजन गलत हो गया तो उसका डाउन साइड क्या है। अगर बहुत खतरनाक है तो वो नहीं लेना है डिसीजन। 3 चीज़ें देखनी हैं। इट्स व्हाट इज़ द अपसाइड। अगर वो चीज़ हो गया, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ या बिजनेस करके मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, बिजनेस तो बेसिकली हम अमीर बनने के लिए करते हैं, तो अगर वो डिसीजन सही हो गया तो उसका अपसाइड क्या है। सेकेंड, अगर वो चीज़ गलत हो गया, व्हाट इज़ द डाउन साइड। मैं जाकर के 1 लाख रुपए दे करके कोटा में पढ़ाई करने वाला हूँ, या मैं अपने 5 लाख रुपए की सेविंग करके उस बिजनेस को चालू करने वाला हूँ। अगर ये डूब गया, मेरा 1 लाख रुपए डूब गया तो, या मेरे 5 लाख रुपए बिजनेस के डूब गए तो उसका डाउन साइड क्या है। बहुत से लोग इसको सोचते नहीं हैं, बहुत से लोग ज़िंदगी में रिवाइव नहीं कर पाते इस चीज़ से। बच्चे जो माँ बाप बेचारे उधार लेकर के ज़मीन जायदाद बेच करके कोचिंग कराते हैं बच्चे, पेरेंट्स, या लोन लेकर कोचिंग कराते हैं, या बहुत से लोग अपनी सेविंग्स को डाल करके बिजनेस चालू करते हैं, वो फेल हो जाता है तो उसका डाउन साइड क्या होता है। डिप्रेशन लाइफ टाइम के लिए, ये खाना नहीं मिलता उनको। थर्ड, और अगर वो चीज़ ख़राब हो गया, डाउन साइड हो गया, अगर वो कैन यू लिव विद द डाउन साइड ट्रूली। ऐसे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, अच्छा हुआ तो हज़ारों व्यू मिलेंगे, हम लोग बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ख़राब हुआ तो क्या, 2-3 व्यूज़ मिलेंगे, 4 व्यूज़ तो हम लोग देख लेंगे। डाउन साइड यही है। लेकिन सोचिए, अगर हम लोग मैंने एक बार डिसाइड भी किया था कि इसके लिए मैं 1.5 लाख का कैमरा लेकर आऊँगा, एक कैमरा मैन रखूँगा यहाँ पे, उसको मैं पैसे महीने के महीने तनख्वाह दूंगा, ये सब कर कुरा करके एडिटिंग करके वीडियोस डालते हैं। हमारा पर वीडियो मालूम पड़ा 10,000 रुपये का एक वीडियो है, और 10 दिन में हम 1 लाख रुपये का वीडियो बनाते। और हमारे अकाउंट में पिछले 1 साल से कितने रुपए पता है आपको? यूट्यूब में हमारे वीडियो से जो हमने कमाया है $73 यूट्यूब से कमाया। ये अगर कोई भी समझदार आदमी, बिजनेस है, करियर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने उस बच्ची को क्यों बोला कि तुम्हें नीचे का भी लो, ऊपर का भी लो और ऊपर का भी लो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये जो BTC के होते हैं उसका भी फॉर्म भरो, IAS का भी फॉर्म भरो, PCSJ का भी फॉर्म भरो। जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स दोगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आप किसी न किसी एग्ज़ाम को क्लियर करोगे। उसमें डाउनफॉल, फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फेल होगे तो उसमें सक्सेसफुल हो जाओ। और अगर किसी में भी फेल नहीं हुए, किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हुए, तो भी आपको पता है कि मैं फिर से ट्राई करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें कि आप इस पर सब कुछ स्टेक पे नहीं लगाना है, कुछ ना कुछ फिर भी करते रहो। जैसे मैं तो बोलता हूँ बच्चों को, जो लोग 12th पास हो जाते हैं, खासतौर से आप लोगों के लेवल के बच्चे,
उनको बोलता हूँ ट्यूशन तो शुरू ही कर दो, ट्यूशन पढ़ाना। जब भी आप कहीं दूर रहोगे तो घर वाले तो पढ़ने भी नहीं देते, वो लोग तो आपका पूरा सब कुछ स्टेक पर ही लगा देते हैं। वो हमेशा ही वाटर बिलो द, हर किसी के नीचे ही लगाते हैं वो लोग, ऊपर नहीं लगाते रिस्क। बट यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि मुझे रिस्क किस तरह से लेना है। मैं जब भी बुक्स पढ़ता हूँ ना 500, 400, 300 रुपए की, तो मैं रिस्क ले रहा होता हूँ, लेकिन वो रिस्क बहुत छोटा सा होता है। उसका अपसाइड बहुत ज़्यादा है, डाउन साइड खाली वो किताब का रेट है। लेकिन अगर जैसे एक मैडम ने रिस्क लिया था पिछले साल, 15 लाख रुपए में वही किताबें पढ़ी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डाउन साइड 15 लाख और 1 साल, और अपसाइड क्या, कुछ नहीं था। मतलब अपसाइड जो नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? रिस्क जब भी लेना है तो सब कुछ स्टेक पे नहीं डालना है। अपनी इज्जत मान मर्यादा नहीं डालनी है। अपने आप को यही मानना है 12th का बच्चा जिसको पढ़ने लिखने आता है, इतना ही हूँ मैं। अपने आप को ये नहीं मानना है कि यार मैंने तो सोचा था मैं बनूंगा IAS ऑफिसर बनूंगा मैं। हम लोग अपने आप को फ़ोटोज़ बना के साथ जोड़ लेते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, और फिर वो फ़ोटोज़ टूटती है तो हमको दिक्कत होती है। शीशे में देखें और हम ये डिसाइड करें कि हाँ हम बहुत सक्सेस। अभी मैं गया था जहाँ पर घूमने, वहाँ पर मैं, इट वॉज़ अ लवली प्लेस, और उस जगह की सबसे सुंदर चीज़ थी उसके एम्प्लॉयज़। इतने खुश वेटर्स मैंने कहीं देखे नहीं, 15-15 साल से नौकरी करने वाले लोग। और वहीं पर उसके बगल में एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट, लेकिन चल नहीं रहा है क्योंकि उनके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं थे। अच्छे एम्प्लॉयज़ मतलब कौन? ऐसे ही कोई 3 महीने का आदमी, कोई 4 महीने का लड़का आकर के 2 दिन जॉब किया, फिर छोड़ के भाग गया। चाहे छोटी नौकरी हो चाहे बड़ी नौकरी हो, कैन यू डू इट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए? मैं आपको वेटर बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली अपने ऑप्शंस बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ और रिस्क कम करने के लिए कह रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे, और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।